नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आपकी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसका चैप्टर चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो ये चैप्टर विष्णु खरे जी द्वारा लिखा गया है और देखिए यहाँ पर जो चार्ली चैपलिन कहा गया है और फिर कहा गया है यानी हम सब, तो हमें स्वयं को चार्ली चैपलिन कहा है और चार्ली चैपलिन के बारे में आप सभी जानते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, काफी सारी मजेदार बातें हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो तब आप इसके जो इसका टाइटल है यानी कि इसका जो हेडिंग, इसका जो नाम दिया गया है चैप्टर का, वो क्यों दिया गया है, वो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो यहाँ पर जो लेखक है इस चैप्टर के, इस पाठ के, वो है विष्णु खरे जी। तो एक बार यहाँ पर विष्णु खरे जी का जीवन परिचय भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी मैंने आप लोग को बताया है कि जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करना है, जब भी किसी पाठ को पढ़ना है, तो सबसे पहले लेखक का जो परिचय है, लेखक परिचय, वो हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं लेखक का जीवन परिचय। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे के विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। समकालीन जो हिंदी कविता है उसमें और आलोचना में, यानी कि जो भी आलोचनात्मक जितने भी रचनाएं हैं उसमें विष्णु खरे जी का एक विशिष्ट स्थान है, एक विशिष्ट इनके हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। इनका जन्म जो है 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान से अलंकृत किया गया, यानी कि इनकी जो प्रतिभा थी, इनका जो काम था, उसे देखते हुए इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान से अलंकृत किया गया। रघुवीर सहाय सम्मान इन्हें दिए गए। हिंदी अकेडमी दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। इनको शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से नवाजा गया। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर ये आज भी हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं, हिंदी को और ज्यादा फैला रहे हैं, हिंदी को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं। इनकी पहली रचना है कविता संग्रह, जो कुछ इस प्रकार है। एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी। अगला है इनका आलोचना, और आलोचना की इन्होंने जो लिखा है वो है आलोचना की पहली किताब। उसके बाद सीधे आलोचना भी इन्होंने लिखी है, तो सिनेमा के पढ़ने के तरीके। उसके बाद कुछ अनुवाद भी इन्होंने किए हैं, वो है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी एस इलियट, और यह चाकू, समय, आर्तिला योसेफ, कालेवाल जो फिनलैंड का राष्ट्रीय काव्य है। तो ये सारी चीजें इन्होंने अनुवाद भी की है। और ये कुछ यहाँ पर विष्णु खरे जी ने हिंदी जगत को वैचारिक परक कविताएं दी हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है कि इन्होंने हिंदी जगत को कुछ विचार परक कविताएं दी हैं।
और साथ ही कुछ बेबाक आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। यानी कि आलोचनात्मक लेख लिखना देखिए सबके बस की बात नहीं होती। तो उन्होंने कुछ बेबाक आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं और इनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन पर विश्व साहित्य के गहन अध्ययन का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यानी कि जो भी इनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन है उस पर विश्व साहित्य के गहन अध्ययन का प्रभाव भी दिखाई देता है। यानी इन्होंने पूरे विश्व का जो साहित्य था उसका गहन अध्ययन किया है और ये सब इनके लेखन में दिखाई देता है, इन सब का असर। और आगे यहाँ पर जो लेखक है विष्णु खरे जी, ये विश्व सिनेमा जगत के अच्छे जानकार भी हैं। 1971 से 73 तक अपने विदेश प्रवास के दौरान 1971 से 73 तब जब ये विदेश में रहते थे, विदेश प्रवास यानी कि विदेश में रहते थे, तो उस समय पर इन्होंने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त करके संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यानी कि वहां पर इन्होंने प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त की और वहां पर जितनी भी संसार भर की जितनी भी एक तरह से फिल्में थी वो सब देखी, उत्कृष्ट फिल्में जो थी वो देखी। और आगे यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का सफर शुरू हुआ। तो यहीं से लेखक ने सिनेमा को और लेखन को एक तरह से गंभीरता देना शुरू किया और इनका सिनेमा विषयक लेखन दिनमान नव भारत टाइम्स, दी पायोनियर, द हिंदुस्तान, हंस, कथा देश आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा है। इनका जो कथा देश है ये उन विशेषज्ञों में से है जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और धारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, संगीत और अभिनय निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उनका विश्लेषण भी किया। इनके लेखन से हिंदी जगत के सिनेमा विषयक लेखन की कमी दूर होती है। यानी कि जो इन्होंने लेखन किया तो उससे काफी ज्यादा जो हिंदी जगत के लेखन की कमियां थी वो सारी एक तरह से दूर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ का प्रतिपाद्य विषय। प्रतिपाद्य विषय के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए प्रतिपाद्य विषय जो है वो इस प्रकार है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने बताया है। तो चार्ली चैपलिन जो थे वो एक महान अभिनेता थे और साथ ही बहुत बड़े निर्देशक भी थे। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता थी करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य। आपने देखा होगा कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो अगर कहीं पर कोई करुण दुख वाली जो बात होती है तो वहां पर अगर हंसी आ जाए तो कैसे वहां पे कैसे एक तरह से वहां पे रिएक्ट करना है, कैसे वहां पे अपने आप को संभालना है, कैसे उस स्थिति को बदलना है। तो यहाँ पे चार्ली चैपलिन की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो करुणा में भी हास्य और हास्य में भी करुणा किस तरह से वो लाते थे। तो एक सामंजस्य उन्होंने किस तरह से बिठाया हुआ था इन सभी में। और दूसरा, भारत जैसे देश में सिद्धांत और रचना दोनों स्तर पर हास्य, भारत जैसा जो देश है यहाँ पर सिद्धांत व रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है। इसके बावजूद चार्ली की लोकप्रियता यह बताती है कि कला स्वतंत्र होती है, बांधती नहीं। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए पर वो चार्ली चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों के पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है।
यानी कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि इसके बावजूद चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है कि जो कला होती है वो स्वतंत्र होती है, वो कहीं पर बंधती नहीं है। और दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर चार्ली चैपलिन ने हर देश की, एक तरह से जितने भी देश थे, हर उम्र के, हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। और उसका कारण ये था कि शायद वह शख्सियत हो सकते हैं जो जिसमें सबको अपनी छवि दिखने लगती है। तो क्या है इस पाठ का सार, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सारांश। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई। जो महान निर्देशक और अभिनेता थे चार्ली चैपलिन, उनकी जन्मशती मनाई गई, यानी कि जन्म का जो टाइम है वो उनका सेलिब्रेट किया गया। और इस वर्ष उनका फिल्म मेकिंग और लिविंग के 75 वर्ष भी पूरे होते हैं। यानी कि एक तरह से उनकी निर्देशक की जन्मशती मनाई गई और इसी वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग और लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहे हैं, हंसा रहे हैं और एक तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि चार्ली की बहुत सारी ऐसी फिल्में या ऐसी रीलें मिली हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई, यानी कि जो आज तक दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाई। तो इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफी कहने की गुंजाइश बचती है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जा सकता है, काफी कुछ लिखा जा सकता है। चार्ली की फिल्में भावनाओं पर आधारित थी। चार्ली की जो फिल्में थी वो भावनाओं पर आधारित थी, बुद्धि पर नहीं। यानी कि वो बुद्धि पर आधारित नहीं थी, वो भावनाओं पर आधारित फिल्म थी। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवथन सील, लास्ट ईयर इन मारी एंड बार्ड, द सेक्रीफाइसेस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टीन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्तियों तक एक जैसा रसास्वादन करते हैं। यानी कि कुछ मूवीज यहाँ पर दी गई है जिनमें कोई भी एक तरह से, हमने यहाँ पर शुरुआत में बताया था कि किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेद यहाँ पर नहीं है, कि सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे बड़े महान प्रतिभा वाले जो लोग हैं और निम्न जो लोग हैं, हर तरह के लोग जो है इनका रसास्वादन करते हैं, यानी कि फिल्म का आनंद लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पे न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि देश की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चैपलिन की यह फिल्में यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति में त्रुटि है, यानी कि हर व्यक्ति जो है वो हमेशा 100% श्योर, 100% सही कोई भी नहीं होता। हर एक व्यक्ति में त्रुटि होती है, हर एक व्यक्ति में गलतियां होती हैं, किसी में किसी तरह की होती है, किसी में किसी तरह की होती है। चार्ली परित्यक्ता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। चार्ली जो थे एक परित्यक्ता, यानी कि उनकी जो मदर थी वो उनके पिताजी से अलग हो चुकी थी और उनकी मदर अभिनेत्री थी। उन्होंने भयानक गरीबी व मां के पागलपन से संघर्ष किया।
उस समय पर जब उनके पिताजी ने उनकी माता को छोड़ दिया था और वो अकेले पड़ गए थे, तो उस समय पर उन्होंने भयानक गरीबी और माँ के पागलपन से काफी संघर्ष किया। पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए। बहुत ज्यादा जो पूंजीपति लोग थे, जो सामंत लोग थे, उनसे वो बहुत ज्यादा अपमानित हुए। और इनकी जो नानी थी वो खाना बदोश थी और पिता यहूद वंशी थे। जो पिता थे वो यहूद वंशी थे और नानी जो है खाना बदोश थी। इन सब ने चैपलिन को घुमंतु चरित्र का बना दिया। इन सब ने चैपलिन को एक तरह से घुमंतु चरित्र का बना दिया। वे कभी मध्य वर्गीय बुजुर्गों या उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को ना अपना सकी। यानी कि एक तरह से ना तो वो कभी मध्य वर्गीय या बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को ना अपना सके। चार्ली की कला को देखकर, चार्ली की जो कला थी उसको देखकर जितने भी फिल्म समीक्षक हैं, जितने भी फिल्म समीक्षक हैं, फिल्म को देखने वाले लोग हैं तथा फिल्म कला के जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने ये माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला अपने सिद्धांत तो स्वयं लेकर आती है। यानी कि कला को, यानी कि यहाँ पे कहा है कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, बल्कि कला स्वयं अपने सिद्धांतों को यहाँ तक लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है, सिद्धांतों को बनाना पड़ता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली ने सबको अपना बनाते हैं, सबको गले लगाते हैं। दर्शक उनके किरदार में कभी कभी स्वयं को देखता है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो दर्शक है वो उनके किरदार में कभी कभी स्वयं को देखने लगता है, तो कभी अपने परिचित को, यानी कि जो उनके जानने वाले जो उनके साथ में आए हैं उन्हें। चार्ली ने भावना को चुना, जिसके दो कारण थे। इसके बाद चार्ली ने सीधे भावना को चुना, यानी कि अपने मन की बात सुनी। और बचपन में ही जब वो बीमार पड़े थे तो उनकी माँ ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह का जीवन परिचय पढ़कर सुनाया था। ईशा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे और इस प्रसंग ने उन्हें स्नेह, करुणा, मानवता का पाठ पढ़ा दिया। और दूसरी ओर चार्ली के जीवन को बहुत ही प्रभावित किया। यानी कि यहाँ पर जब उन्होंने यहाँ पर बाइबल पढ़ी तो बाइबल में काफी कुछ उन्हें सीखने को मिला, काफी कुछ उन्हें पढ़ने को मिला, समझने को मिला। और दूसरा वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए इस तरह के जीवन से और उन्होंने एक तरह से मानवता का पाठ लोगों को पढ़ाया। इस प्रसंग को एक तरह से इस प्रसंग से, यानी कि दूसरी घटना में चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन दोनों दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास एक कसाई खाना था। देखिए वहां पे क्या हुआ कि एक बालक जो चार्ली था वो ऐसे घर के पास में रहता था जहां पर एक कसाई खाना होता है, जहां पर जो गोट्स होती हैं, बकरियां होती है या मुर्गी होती है या फिश होते हैं, उनको काटा जाता है, उनको बेचा जाता है। तो किसी तरह से उसके पास कसाई खाना था, वहां पर उस घर में रहते थे और प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए यहाँ पर लाए जाते थे। और वो देखते थे कि जो सैकड़ों जानवर जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक तरह से उनका वध किया जा रहा है। तो एक बार लेखक यहाँ पर बताते हैं कि एक भेड़ किसी तरह से भाग निकली। जो एक भेड़ थी जंगल की, वो किसी तरह से भाग निकली और उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे, वो फिसले। तो उनको पकड़ने के लिए जो लोग गए थे, तो वो जंगल का रास्ता था, तो वो कई बार फिसल गए, कई बार गिर गए और इस तरह से दर्शकों के ठहाके लगे। यानी कि दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। और ये जो ठहाके थे, ये जो ठहाके लग रहे थे, ये यहाँ पर एक तरह से ये जो यहाँ पे जो लोग थे वो लगा रहे थे, जो दर्शक थे वो लगा रहे थे चार्ली चैपलिन के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब वह भेड़ पकड़ी गई, तो लेखक कहते हैं कि जब वह भेड़ पकड़ी गई
तो तब चार्ली ने अंत में सोचकर अपनी माँ के पास रोते हुए गया और अपनी आत्मकथा में ये स्वीकार किया, और इस घटना से उन्हें करुणा और हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। तो देखिए ये जो घटना थी, देखिए बच्चों को आज हम बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत बड़े-बड़े स्कूलों में डालते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके से उनको एक तरह से उनको ट्रीट करते हैं, यानी कि उन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो एक तरह से जब एक एक जो एक तरह से जो नैतिकता होती है, मौलिकता जो होती है, वो यहाँ पर बच्चों को सिखाने की बात थी। तो जब वो भेड़ें पकड़ी गई, तो उसके अंत को सोचकर माँ ने अपने पास रोते हुए माँ के पास रोते हुए गया और उसने अपनी आत्मकथा को स्वीकार किया, और इस घटना से उन्हें करुणा और हास्य तत्वों में सामंजस्य का ज्ञान हुआ। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है। जो भारतीय कला है, चाहे यहाँ का सौंदर्य शास्त्र है, इसका जो पूरा संबंध रस से है। किससे है? रस से है, यानी कि आनंद से है। जो किसी भी बात को, जो किसी भी कथा को, किसी भी एक तरह से जो भी चीजें होती हैं उनको पढ़कर, कविता को पढ़कर वो रस हमें आता है। परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना, अब लेखक कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन करुणा का अचानक ही हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलती, और नहीं मिलती। हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है तथा वह परिसंताप से प्रेरित है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी-कभी दुष्टों के लिए है, और ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मुद्दा पैदा करने की कोशिश भारतीय प्रदूषक में नजर कम आता है। भारतीय प्रदूषक में नजर कम आता है, भारतीय विदूषक में कम आता है। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। जो भारत जब वो आए, तो वहां पर चार्ली को व्यापक रूप से, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पे चार्ली को यहाँ पर स्वीकार किया गया, और करुण रस गाए गए, और ये जो करुण रस एक तरह से थे हास्य रस में परिवर्तित हो गए, और इससे पारंपरिक और सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारत जनता ने उसे एक तरह से सिनोमेनन की तरह स्वीकार किया, जैसे बत्तख पानी को। या किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चलना होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति है सबको परिस्थितियों के अनुसार चलना होता है। या हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है, यानी कि अपने आप को जो हर दूसरा व्यक्ति है वो क्या समझता है? विदूषक समझता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर की नियति का विदूषक है। जो मनुष्य है वो स्वयं ईश्वर की नियति का विदूषक है। ईश्वर जो थे, एक तरह से वही सारी चीजें उस समय पर घर पर भी उनके एक तरह से जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि मनुष्य जो है ईश्वर और नियति का विदूषक है। क्लाउन, जोकर या साइड किक या महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खास पुट था। पुट यानी कि रिश्ता, खास पुट था, और दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा, यानी कि दोनों ने कभी भी चार्ली का सानिध्य चाहा था, जो नेहरू और गांधी थे। और चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र, यानी कि चार्ली जो थे वो क्या थे? विदेशी थे। तो उनके जो अभारतीय शास्त्र की व्यापक स्वीकृति को देखकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी, और श्री 420 आवारा और श्री 420 फिल्म बनाई कि जो भारत के जो लोग थे उन्होंने उनको इतने खुले दिल से स्वीकार किया, इतने व्यापक तरीके से उनको स्वीकार किया कि राज कपूर जो थे उन्होंने आवारा और श्री 420 फिल्में उनके ऊपर बनाई। और इससे पहले
फिल्मी नायकों पर हंसने और नायकों को स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। यानी कि पहले के समय में इससे पहले किसी भी नायक पर किसी को हंसने की तथा स्वयं नायक के अपने ऊपर हंसने की जो ये परंपरा है ये नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। तो जब एक बार जब सारी चीजें बता दी गई हैं, सेट हो गई हैं, तो यहाँ पे बताया है कि उसके बाद राज कपूर के बाद दिलीप कपूर ने, देवानंद ने, शम्मी कपूर ने, अमिताभ बच्चन ने और श्रीदेवी ने चैपलिन के कई सारे किरदार निभाए। जब इस तरह की फिल्में बनने लगी तो फिर उन्होंने कई सारे किरदार जो है निभाए। चार्ली की फिल्म भाषा का इस्तेमाल नहीं करती थी। चार्ली की जो फिल्म थी वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करती थी, उनमें मानवीय स्वरूप अधिक था। यानी कि वो यहाँ पर ये जो फिल्मों की बात हो रही है ये अवाक फिल्में थी, यानी कि ये सवाक फिल्में नहीं थी, बोलने वाली ये फिल्में नहीं थी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि उन्होंने एक तरह से भाषा का इस्तेमाल नहीं इन फिल्मों में किया गया था, तो उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। सार्वभौमिकता यानी कि जो एक तरह से सामान्यता। चार्ली सदैव चिर युवा दिखते हैं और वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है और इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत एक इच्छा है। भारत में होली के त्योहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानबूझते हास्यास्पद स्थिति में डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। यानी कि उनमें कोई दिखावा नहीं है, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उनका जो एक तरह से जो भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इन सबको यहाँ पे कहा है कि भारत में होली के त्योहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने और स्वयं के जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। होली के त्योहार को छोड़कर नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा हंसता था। यानी कि जो वहाँ के जो लोग थे उनको किसी को भी अपने ऊपर हंसने की ऐसी जो सोच है वो अभी तक उनकी नहीं आई थी और एक तरह से जानते बूझते हास्यास्पद किसी भी स्थिति को बना डालना ये भी उनकी परंपरा नहीं थी। तो लेखक कहते हैं जितने भी नगरीय लोग थे और अपने पर हंसने की नहीं सोच सकते थे वो चार्ली पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वो स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से युक्त, सफलता, सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि की प्रतिरूपी, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली, श्रेष्ठ दिखलाता है और उसका रोमांस पिक्चर हो जाता है। यानी कि उसका रोमांस जो है वो पिक्चर हो जाता है। क्षण भर महानतम क्षण में भी वह अपमानित होना जानता है। उसके पात्र लाचार दिखते हैं और दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है वो चैप्टर हमारा लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये हम पाठ का केवल और केवल सार पढ़ रहे हैं, पाठ का सार हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, जन्म शती यानी कि जन्म का 100वां वर्ष। पौन शताब्दी यानी कि 75 वर्ष। 100 में 25 कम, शताब्दी। मुग्ध का अर्थ है प्रसन्न। खिलवाड़ का अर्थ है खेलना। युन जीवन, मृत्यु के बाद दोबारा जीवन लेना। विकासशील, विकास की प्रक्रिया में शामिल। इसी तरह से
अगला जो पृष्ठ है सबके अलग अलग यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और आप चाहें तो जितना हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, जितना हम इस पाठ को समझ रहे हैं, इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं, अगर पहला आपने इंट्रो जो यहाँ पर दिया है जैसे कि आपको बताया, तो एक तरह से आपने ध्यान पूर्वक इसको समझना है, पढ़ना है। अब अगले कुछ यहाँ पर शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। उच्चतर, उच्चतर यानी कि और अधिक श्रेष्ठ, उच्चतर यानी कि और अधिक श्रेष्ठ। एहसान, एहसान का अर्थ होता है अनुभूति। विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन। प्रतिभा, प्रतिभा यानी कि विलक्षण बुद्धि। रसास्वादन, रसास्वादन यानी कि आनंद का अनुभव करना। तत्र तरीका यानी कि रिवाज। परित्यक्तता, पति द्वारा छोड़ी गई। भयावह यानी कि भयंकर। औद्योगिक क्रांति, बड़े बड़े उद्योगों को लगाने का माहौल। पूंजीवादी, पूंजी बढ़ाने की नीति। सामंतशाही, बड़े बड़े सामंतों द्वारा एक राज करने की व्यवस्था। घमंडी, दुर्राया जाना दुत्कारता रहा। खाना बदोश, घुमंतु, रोमानी, रोचक, चरित्र, व्यक्तित्व, बुजुआ, अवसरवादी जीवन वर्ग। अवचेतन यानी कि सोया हुआ, जो एक तरह से सोया हुआ मस्तिष्क कह सकते हैं अवचेतन को। समीक्षा, समीक्षक, गुण पर, गुण दोष पर किसी की टिप्पणी करना, किसी को एक तरह से समीक्षा देना किसी की। अगला है मानवीयकरण, और इस मानविकी का अर्थ होता है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। अगला है सिर धुनना, सिर धुनने का अर्थ होता है चिंता करना या पछताना। तो अगला पृष्ठ जो 122 है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, सबने अपनी पाठ्य पुस्तिका खोली होगी। पृष्ठ 122 जो है, अधिक हंसी के कारण सागर निर्मित जो है महत्वपूर्ण द्वार की कड़ी लगाना यानी कि असंभव बातें करना। उजागर यानी कि प्रकट करना। नाट्य, नाटक, मर्मिक, दिल से छू जाने वाला। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है आपने देखा काफी लेंदी है और काफी सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी यहाँ पर है। अब देखिए सबसे मेन चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, यानी कि आपने कितना सीखा, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर एक सारांश दिया गया है, आपको सार दिया गया है। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है, यानी कि लगभग 75 वर्षों से चैपलिन की जो दुनिया है वो यहाँ पर शामिल है और रोज 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है, यानी कि जो कला है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और साथ ही 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर रही है। समय और भूगोल, समय और भूगोल संस्कृतियों की सीमा से खिलवाड़ करते हुए, यानी कि जो भूगोल है वो संस्कृत की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों लोगों को हंसा रहा है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते, जूते और खाने की या घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते देख रहा है। चैपलिन को ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तक काफी कुछ कहा जाएगा, यानी कि चार्ली चैपलिन के बारे में अगले 50 वर्ष तक कुछ भी कहा जाएगा, लेकिन उनके नाम को एक तरह से खराब यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो देखिए पाठ का जो गद्यांश है वो आपने पढ़ा, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। चार्ली की जन्म शती का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है, जो चार्ली की जन्म शती का वर्ष है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि आज चार्ली का बर्थडे है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया था कि किस तरह से जो
वैचारिक गरिमा है, जो एक तरह से मतभेद है, या गंभीरता से आप गंभीरता से यहाँ पर बताया है कि सफर शुरू हुआ, सिनेमा विषयक लेखन निर्माण, इन सभी पत्र पत्रिकाओं के जो एक तरह से संपादक है, निर्देशक है, उनसे तो यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और दूसरा, विशेषज्ञों में से जिनकी फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के अलावा विचारधारा के आलोक में देखा तथा इतिहास, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उनका काफी विश्लेषण भी किया। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया था कि भूमि तय करना, आधार तैयार करना, त्रासदी दुख आना, सामंजस्य तालमेल बिठाना, रस साहित्य से मिलने वाला आनंद। तो देखिए जो भी आनंद यहाँ पर रस यानी कि साहित्य से मिलता है, वो यहाँ पर बताया गया है। जन्म शती का वर्ष जो है क्यों महत्वपूर्ण था, वो यहाँ पर बताया। अगला, भारत में चार्ली की क्या स्थिति है? भारत में चार्ली की क्या स्थिति है? तो भारत में चार्ली की क्या स्थिति है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला है, चार्ली की जन्म शती का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे हुए और वे 5 पीढ़ियों को वो फिल्म जो है मुग्ध कर चुकी थी, यानी कि 5 पीढ़ियों को वो फिल्म खुश कर चुकी थी। दूसरा, चार्ली अब समय, भूगोल और संस्कृति की सीमाओं को लांघ चुका था और वो भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा था और उसकी कला बुढ़ापे तक याद रखेंगे लोग। तो यहाँ पर हमने चार्ली के बारे में काफी कुछ अभी तक पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर जो चार्ली चैपलिन के बारे में जो ये चैप्टर पढ़ा है, इसको आप घर पर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हम पाठ से जुड़ा हुआ केवल सारांश पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हम अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न जो ले रहे हैं, इनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जैसे देखते हैं कि एक पैरा आपको दिया है, उससे आपने कितना सीखा, उससे संबंधित आपको 4 से 5 यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप आज जितना भी हमने यहाँ पर सार पढ़ा है, चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम पूरे जितने भी यहाँ पर अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर फोकस करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।